स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश और ये चैप्टर 6 है। हालांकि ये चैप्टर 5 में ही था लेकिन हमने इसको अलग कर दिया है। ओके, तो क्लास 7 का है चैप्टर 6 आप मान के चलिए। इसके पहले हम लोगों ने सैयद वंश पढ़ लिया था। लोदी वंश और सैयद वंश चैप्टर 5 में दोनों दिए हुए थे एक साथ, लेकिन मैंने अलग कर दिया। और इसका शासनकाल रहता है 1451 से 1526 तक, क्योंकि उसमें सैयद वंश थोड़ा सा कम दिया हुआ था, मतलब बहुत कम था। तो मैंने थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ाया था ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो आज लोदी वंश पढ़ेंगे और लोदी वंश के बाद आप जानते हैं मुग़लों की स्थापना होती मुग़ल वंश की 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो मुग़लों की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लोदी वंश। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। 1451 में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया और लोदी शासक तुर्क ना होकर अफगान थे। भी देखिए, जितने भी अभी तक राजवंश हुए, चाहे वो गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सभी तुर्क थे। चाहे खिलजी वंश की बात करें, तुर्क थे। लेकिन ये जो लोदी वंश था ये बेसिकली ये अफ़गान थे। ओके, हालांकि ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ये अफ़गान थे। ओके, तो लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। तो थोड़ा सा यहाँ बहलोल लोदी के बारे में जान लेते हैं। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। तो सरकी शासकों को किसने हराया था, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर है सिकंदर लोदी। ये इम्पोर्टेंट शासक है। ओके, इस वंश का, लोदी वंश का प्रमुख जो शासक है वो सिकंदर लोदी है। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप इब्राहिम लोदी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। ओके, तो निजाम खां था, ये सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। तो जो सिकंदर लोदी था इसका पहले नाम क्या था? निजाम खां। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा नाम से जानी गई। तो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा किसने स्थापित की? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। इसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी, ओके, तो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, इसका भी संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह स्वयं भी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। तो कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया, राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर राजस्व निर्धारित किया। उसने माप के लिए गजे सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। ओके, तो भूमि की नाप करवाई थी, यानी पैमाइश करवाई जाती थी। फिर उसके बाद ये देखा जाता था कि इस भूमि से कितना अनाज उपजता है, उसी के हिसाब से कर लिया जाता था। तो इसके बारे में इतना ही था। फिर है इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इसके समय में सुल्तान तथा अफ़गान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफ़गान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार षड्यंत्रकारी अफ़गान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुग़लों की स्थापना हो गई। तो ये जो इब्राहिम लोदी था काफ़ी शक्तिशाली योग्य शासक था, लेकिन इसके जो सरदार थे इससे असंतुष्ट रहते थे। तो जो दौलत खां और आलम खां ये इसके सरदार थे। ओके, तो उन्होंने, कहा जाता है, बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया और इब्राहिम लोदी इस प्रकार हार जाता है, क्योंकि जो इसके सरदार होते हैं वो मुग़लों से मिल जाते हैं, एक प्रकार से इसको धोखा दे देते हैं। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा जाता है, युद्ध के मैदान में ही। और दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार अंत होता है, मुग़लों की स्थापना होती है।
बाबर प्रथम शासक बनता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। मतलब अगर राजा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उत्तराधिकारी को कैसे चुना जाएगा, योग्यता के आधार पर या छोटे बड़े के आधार पर, मतलब इसका कोई नियम नहीं था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। ओके, तो संघर्ष चलने लगता था। राजा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो लड़के होते थे, चूँकि नियम कोई था नहीं, तो उनमें संघर्ष चलता रहता था गद्दी प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार लोगों का विश्वास धीरे धीरे इनसे उठता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने दक्षिण में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो अब इनका नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि इनका राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था, तो शासन व्यवस्था चलाना थोड़ा कठिन हो गया था। ये भी एक कारण था पतन का। फिर है तीसरा, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। तो जो इसके अधीन में छोटे छोटे राज्य थे, वो भी मौका पा गए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। क्योंकि 1398 ईस्वी के आसपास जब नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, तुगलक वंश का, तो उसमें तैमूर ने आक्रमण किया था, काफ़ी धन वन लूट के यहाँ से चला गया था। तो स्थिति कमज़ोर हो गई थी आर्थिक रूप से, और भी जब उसने आक्रमण किया तो जो छोटे छोटे राज्य अधीन थे, वो भी अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे, उसी का फ़ायदा उठा करके। अब यहाँ पर है सल्तनत काल। ओके, तो कब से कब तक, ये देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसमें एक चीज़ देखिए आप, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से। एक तो क्रम पूछ लेता है। ओके, क्रम पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद ये क्रम पूछ सकता है आपसे, तो इसको भी ध्यान में रखिए। फिर पूछ लेता है सबसे छोटे समय तक किसका शासनकाल रहा। तो खिलजी वंश सबसे छोटे समय तक शासन किया, मतलब लगभग 30 वर्षों का इसका शासनकाल रहा। सबसे बड़ा अगर हम कहें तो तुगलक वंश, तुगलक वंश ने बहुत लंबा कार्यकाल किया था, देखिए इसने शासन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसको क्रम याद रखिए, सन याद रखिए थोड़ा बहुत। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आपको करना नहीं, तो ये आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, जो कुछ भी दिया हुआ है आपकी किताब में क्लास 7 की, उसको हम देखेंगे, और उसके बाद मुगल वंश पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।